हेलो बच्चों, मैं मनीष राज आपका एमआर सर। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी क्या होता है? मोशन अंडर ग्रेविटी तो गुरुत्व के अधीन जो गति होता है उसे कहते हैं हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी। मान लो किसी ऑब्जेक्ट को मैं इसको यहां से छोड़ता हूं, जैसे अपन एक वस्तु ले लिए तो मैं इसको छोड़ता हूं, मेरा कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, मैंने इसको छोड़ दिया, बस मुक्त कर दिया। तो किसी भी वस्तु को जब मुक्त करते हैं ना, उसके बाद उसका अपना एक गति शुरू हो जाता है, उसको कहते हैं गुरुत्व मोशन अंडर ग्रेविटी। मैंने इसको छोड़ दिया बस, लेकिन फिर भी ये नीचे क्यों आ रहा है? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल इस पे नीचे लग रहा है। तो मान लो किसी वस्तु को मैं मुक्त कर देता हूं, क्या कर देता हूं? मुक्त करने पर, वस्तु को मुक्त करने पर, करने के बाद, मुक्त करने के बाद जो गति होता है, जो गति होता है उसे कहते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। अब मान लो कोई वस्तु था जिसको मैंने मुक्त कर दिया, तो उसमें गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा नीचे mg, और बल बराबर अपन ने पढ़ा है मास इंटू एक्सीलरेशन, F बराबर m। बताओ कितना बल लग रहा है उस पर? mg बल लग रहा है साहब, और कोई बल नहीं लग रहा है। तो मोशन अंडर ग्रेविटी तभी होगा जब बाहर से कोई बल ना लगे। जैसे मैंने यहां पे रख दिया, मैं इसको नीचे ले जा रहा हूं, जा तो नीचे रहा है, क्या इसको मैं मोशन अंडर ग्रेविटी बोल सकता हूं? क्या नहीं? क्यों नहीं बोल सकता हूं? क्योंकि मेरे हाथ से इस पर ऊपर फोर्स लग रहा है, ये इसको फ्री नहीं छोड़ रहा जब तक इस पे सिर्फ mg का बल लगता होगा, mg बल लग रहा होगा, सिर्फ गुरुत्वाकर्षण के कारण बल लग रहा होगा, तब जो गति होगा उसको गुरुत्वीय गति कहेंगे। बाहर से कोई भी बल लग रहा होगा, चाहे वायु प्रतिरोध भी क्यों ना लग रहा हो, उसके गुरुत्वीय गति नहीं कह सकते। तो इसीलिए गुरुत्वीय गति में वायु प्रतिरोध को क्या मानते हैं अपन? नगण्य मानते हैं। वायु प्रतिरोध को क्या मानते हैं? जीरो मानते हैं। अब देखो, फोर्स लग रहा था इसमें mg बराबर m इंटू ए, m से m कटेगा तो a बराबर क्या आ गया? g। और धरती के सतह के आसपास ये जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है उसको अपन क्या लेते हैं? नियत लेते हैं। तो जब भी किसी वस्तु का त्वरण g के बराबर हो जाए, जो गुरुत्वीय कर्षण बल के कारण आ रहा हो, उस गति को कहेंगे हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी, गुरुत्व के अधीन गति। इसका मान कितना होता है? तो इसका मान तो ऐसे होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन लगभग इसको ले लेंगे हम लोग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर न्यूमेरिकल के कैलकुलेशन के लिए। तो ये ऐसा यूनिट में वैल्यू लिखा है। अगर मैं इस वैल्यू को सीजीएस यूनिट में लिखूं तो 9800 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है ये बात? ये सीजीएस यूनिट में मान आ गया, ये एसआई यूनिट में मान आ गया। दूसरी बात, अब अगर ये वस्तु नियत त्वरण के साथ गति कर रहा है तो अपन इसके सवाल को समाकलन अवकलन से करेंगे सॉल्व, कि गति के समीकरण से सॉल्व करेंगे? तो बेटा गति के समीकरण से सॉल्व करेंगे। क्यों गति के समीकरण से सॉल्व करेंगे? क्योंकि गति के समीकरण यहाँ पे वैध होगा। क्यों वैध होगा गति का समीकरण? क्योंकि गति के समीकरण सिर्फ नियत त्वरण के लिए परिभाषित किए जाते हैं, सिर्फ नियत त्वरण के गति में ही गति का समीकरण लगाया जाता है। इसलिए मोशन अंडर ग्रेविटी एक ऐसा मोशन है जिसमें गति के समीकरण वैध होते हैं। तो सारे सवाल गति के समीकरण से ही सॉल्व करेंगे अपन। किस तरह के सवाल? मोशन अंडर ग्रेविटी का जो सवाल होगा वो गति के समीकरण से ही सॉल्व करेंगे। तो 2-3 इंपॉर्टेंट बातें जो हमें ध्यान रखना चाहिए। पहली बात कि वायु प्रतिरोध अपन क्या मानेंगे? जीरो, क्योंकि अगर वायु प्रतिरोध आया तो ये गुरुत्वीय त्वरण g के बराबर नहीं होगा, कुछ और हो जाएगा, तब ये मोशन अंडर ग्रेविटी नहीं रह जाएगा। ठीक है ना? तो वायु प्रतिरोध क्या मानेंगे अपन? जीरो। इसमें जो त्वरण होता है वो नियत होता है, और नियत त्वरण तो धरती के आसपास ही होगा, धरती से ज्यादा दूर चले जाएंगे तो नियत त्वरण नहीं रहेगा। इसीलिए जो जिस ऊंचाई से मैं इसको मुक्त करूंगा, धरती के सतह से मान लो h ऊंचाई से मैं मुक्त कर रहा हूं, वो ऊंचाई धरती की त्रिज्या के तुलने में बहुत कम होना चाहिए। तो जिस ऊंचाई से मैं इसको मुक्त करूंगा या फेंकने पर ये जिस ऊंचाई को ग्रहण करेगा, वो ऊंचाई धरती के त्रिज्या की तुलना में बहुत कम होना चाहिए, तभी गुरुत्वीय त्वरण को क्या मान सकते हैं आप? नियत मान सकते हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्या ये एक समान गति है? क्या नहीं। कोई भी त्वरित गति एक समान गति नहीं होता। एक समान गति उसी को कहते हैं जो गति नियत वेग के साथ होता हो। कि नियत वेग के साथ होगा नहीं, जब वस्तु को तुम छोड़ोगे तो इस पे mg बल लगेगा, mg का नियत त्वरित होगा, त्वरित होने से लगातार इसका वेग बढ़ेगा, तो वेग नियत कहां हुआ यार? नियत वेग से चलता हुआ गति ही एक समान गति होता है। तो बताओ मोशन अंडर ग्रेविटी किस प्रकार के गति का उदाहरण है? तो मोशन अंडर ग्रेविटी असमान गति है, असमान गति है, असमान गति एक समान त्वरण के साथ, एक समान
त्वरण के साथ, असमान गति एक समान त्वरण के साथ। कैसा गति है ये? असमान गति, ये एक समान गति नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें वेग लगातार बदल रहा होगा, लेकिन एक समान त्वरण है, तो इसको मोशन अंडर ग्रेविटी को बोलेंगे एक असमान गति एक समान त्वरण के साथ। तो इसको याद रखना आपको, कैसा गति है? असमान, क्योंकि वेग लगातार परिवर्तित होगा, लेकिन त्वरण कैसा होगा? एक समान होगा। उस त्वरण एक समान का मान कितना होगा? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। इसमें गति के समीकरण वैध होंगे। इसमें वायु प्रतिरोध को क्या मानना है? जीरो। आइडियल कंडीशन वायु प्रतिरोध को क्या मानना है? और जो मैक्सिमम ऊंचाई से जहां से मैं वस्तु को छोड़ रहा हूंगा वो जो हाइट होगा धरती की त्रिज्या की तुलना में बहुत कम होना चाहिए। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट है, इंट्रोडक्टरी पॉइंट है, इसको ढंग से लिखिए। पॉज करके इसको लिखिए। लिख लिया भाई, आपने लिख लिया, अब आगे समझिए। अब मोशन अंडर ग्रेविटी को 3 केस में पढ़ेंगे। पहला केस मैं आपके सिंप्लिसिटी के लिए लिख देता हूं कि आपको यह बात पता होना चाहिए कि हम शुरू से कहां से करेंगे और खत्म कहां पे करेंगे। ठीक है ना भाई, ये अपने को पता होना चाहिए। पहला केस एकदम सिंपल केस मैं आपको पढ़ाऊंगा, जब वस्तु को मैं यहां से मुक्त करूंगा, किसी एक ऊंचाई से मुक्त किया। मुक्त करते समय इसका प्रारंभिक वेग क्या होगा? 0। कहां से मुक्त करूंगा? धरती की सतह से कुछ h ऊंचाई से। पहला केस है। दूसरा केस है कि मैं धरती से इसको ऊपर फेंकूंगा u वेग से। कई बार लोग यहां से मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ाना शुरू करते हैं, जो बिल्कुल गलत है। बेटा फंडामेंटल केस ये है कि किसी ऊंचाई से मैं मुक्त कर रहा हूं, क्योंकि ये समझना सबसे आसान है और असल में इसी का एडवांस रूप ये है। तो ये समझ में आएगा ना, तो ये जल्दी समझ में आएगा। ठीक है ना? तो क्या करूंगा? दूसरा इस तरह का गति करेंगे अपन, इस तरह का गति करेंगे। तीसरा ऊपर मुक्त करेंगे तो सीधा जमीन पे आके टकराएगा। दूसरा जमीन से फेंकेंगे तो ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। तीसरा ये धरती है, यहां से किसी h ऊंचाई से, धरती के किसी h ऊंचाई से वस्तु को ऊपर फेंकेंगे u वेग से, तो ये इस तरह का कुछ गति करेगा, है ना? या नीचे फेंकेंगे, है ना? मुक्त नहीं करेंगे इसको, u वेग से फेंकेंगे तो ये यहां पे आके टकराएगा। ठीक है, तो ये पॉज करके आप लिख लीजिए कि मोशन अंडर ग्रेविटी को 3 सेक्शन में हमने बांटा है। सबसे सिंपल सेक्शन होता है किसी वस्तु को यहां से मुक्त करना। तो पॉज करके इसको लिखिए। लिख लिया बेटा? आगे देखो, समझना। चलो सबसे पहला केस एज्यूम करते हैं कि इस ऊंचाई से, ये रहा धरती, यहां से वस्तु को क्या किया अपन ने? मुक्त किया साहब। मुक्त किया तो प्रारंभिक वेग क्या होगा? 0 होगा। जब भी लिखा हो ना मुक्त किया, छोड़ दिया, तो प्रारंभिक वेग क्या होगा? 0 होगा। जब मैंने यहां से बेटा इसको मुक्त करा तो इसका वेग 0 था। क्या इसमें त्वरण भी 0 होगा? नहीं। जब मैंने इसको छोड़ा तो नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स लगने की वजह से इस क्षण पर जब ये t = 0 पे यहां पे था, तब भी इसका त्वरण नीचे की तरफ a = g लग रहा होगा। ठीक है, तो अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये डिसाइड करना कि त्वरण धनात्मक है या ऋणात्मक है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा कि पॉजिटिव किधर लेना है, निगेटिव किधर लेना है। तो सबसे आसान चीज मैं सिखाता हूं, किताबों में देखोगे यहां पे रेफरेंस पॉइंट मानते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि रेफरेंस पॉइंट आप यहां पे मानो 0,0 और नीचे की डायरेक्शन को मानो आप प्लस। आप बोलोगे सर नीचे तो माइनस होता है, अबे मानते हैं अपन प्लस माइनस। नीचे को प्लस मानो और ऊपर को मानो माइनस। इससे क्या फायदा होगा साहब? तो तुमने h ऊंचाई से वस्तु को क्या किया है? मुक्त किया है। मुक्त करने पर किधर फोर्स लग रहा है? नीचे। तो फोर्स नीचे, तो त्वरण नीचे, और धीरे धीरे भागेगा तो नीचे वेलोसिटी, और यहां से नीचे ही कुछ दूरी तय करेगा, तो वेग भी नीचे, त्वरण भी नीचे, विस्थापन भी नीचे, तो सब कुछ नीचे। तो नीचे पॉजिटिव मानना है यार। तो क्या करोगे? नीचे की तरफ पॉजिटिव मानोगे। तो बताओ इसका त्वरण किधर है? तो नीचे है, लेकिन है प्लस जी। है क्या? प्लस जी। मान लो किसी एवरेस्ट पे जाके बहुत ऊंचे पहाड़ से एक चूहा को और एक हाथी को तुम वहां से धक्का देते हो, तो नीचे कौन पहुंचेगा सबसे पहले? तो हाथी और चूहा एक साथ पहुंचेगा। क्यों साहब? क्योंकि दोनों पे गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान तो g के बराबर ही होगा। एक समान त्वरण से दोनों त्वरित होंगे, और ये त्वरण द्रव्यमान पे निर्भर नहीं कर रहा है। ठीक है भाई? तो बताओ नीचे आने में समय कितना लगेगा? तो समय का कैलकुलेशन करने के लिए आप यूज करेंगे s = ut + ½ at²। बताओ प्रारंभिक वेग क्या था? 0, तो u हो जाएगा 0। कितने ऊंचाई से मुक्त किया था अपन ने? h ऊंचाई से। तो s को रख देंगे अपन h बराबर, ये तो 0 हो गया, हाफ, त्वरण की वैल्यू g × t²। तो ये हो जाएगा आपका t = √√2, यहां जाएगा √2h/g।
तो ये हो गया समय। जब भी किसी वस्तु को h ऊंचाई से मुक्त करते हैं तो उसको नीचे आने में जो समय लगता है उस समय का मान होता है √2h/g। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप टाइम ऑफ फ्लाइट कह सकते हैं, उड्डयन काल बोलते हैं इसको हिंदी में, उड्डयन काल। इसको क्या बोल देते हैं? उड्डयन काल। तो यहां से जब मैं वस्तु को मुक्त करूंगा h ऊंचाई से तो इसको नीचे आने में जो समय लगेगा वो लगेगा √2h/g। ठीक है साहब। ये जो समय है इसको ध्यान से देखो। अगर मान लो धरती पे हो, कहां हो? धरती पे हो, और यहां तुम मून पे हो, चंद्रमा पे हो, और यहां से h ऊंचाई से वस्तु को तुमने मुक्त किया, चंद्रमा पे भी h ऊंचाई से वस्तु को मुक्त किया, दोनों जगह एक समान m द्रव्यमान के वस्तु को मुक्त किया। जमीन पे पहले कौन पहुंचेगा? चंद्रमा पे भी, धरती पे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। एक एक कैलकुलेशन की बात करेंगे हम लोग, समय के बारे में पहले अच्छे समझेंगे। तो बताओ कहां पे ज्यादा समय लगेगा या कहां पे बॉल जल्दी पहुंचेगा? धरती के सतह से h ऊंचाई से वस्तु को मुक्त किया और मून के सतह से h ऊंचाई से वस्तु को मुक्त किया, तो पहले किस पे पहुंचेगा? सुनना ढंग से। जो समय होता है नीचे पहुंचने का वो √2h/g होता है। तो हाइट तो दोनों में सेम है, तो यहां पे देखो टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, व्युत्क्रमानुपाती आ गया तुम्हारा g के, किसके आ गया? g के व्युत्क्रमानुपाती आ गया। और ये द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। देखो यहाँ पे कहीं मास है क्या? टाइम के फॉर्मूले में नहीं है, तो ये द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ये द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करता है। अब अच्छे से सोच के बताना, जिसमें जी ज्यादा टाइम कम, जी ज्यादा मतलब नीचे ज्यादा तेजी से खींचेगा, तो ज्यादा तेजी से खींचेगा तो टाइम कम लगेगा ना, जल्दी पहुंच जाएगा। और जहां जी कम वहां टाइम ज्यादा। तो जी बताओ कहां पे ज्यादा होता है? तो अर्थ पे जी ज्यादा होता है, किसकी तुलना में? मून की तुलना में। इवन 6 गुना ज्यादा होता है। मतलब चंद्रमा पे गुरुत्वीय त्वरण का मान धरती की तुलना से 6 गुना कम होता है। अगर चंद्रमा पे जी का मान कम है तो चंद्रमा पे समय ज्यादा लगेगा, क्योंकि ये उल्टा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अर्थ पे जो टाइम है वो कम लगेगा और मून पे टाइम ज्यादा लगेगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट बातें आपको याद रहना चाहिए। h ऊंचाई से किसी वस्तु को जब हम मुक्त करते हैं तो उसका जो उड्डयन काल होता है वो √2h/g होता है, और ये द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। तो मैं तुम्हें छत से गिरा दूं और तुम्हारे साथ इस पेन को गिरा दूं, जमीन पे दोनों साथ पहुंचोगे। जमीन पे दोनों साथ पहुंचोगे। तुम्हारा मास तो 100 किलो है ना भाई, इसका तो 100 किलो का ही है तू, और इसका मास है 10 ग्राम का, लेकिन साथ पहुंचोगे। क्यों? क्योंकि ये जो समय है, ये जो उड्डयन काल है, h ऊंचाई से जब वस्तु को मुक्त करते हो तो नीचे जाने में जो समय लगता है वो लगता है √2h/g। रात में भी कोई उठा के पूछे तो ये याद होना चाहिए, √2h/g समय लगता है। समझ में आया कि नहीं आया? अब सुनो, ये जो टाइम है वो मास पे निर्भर नहीं करता है। जहां g का मान कम होगा, जिस ग्रह पे g का मान कम होगा वहां पे टाइम ज्यादा लगेगा। तो किसी वस्तु को चंद्रमा पे मुक्त करेंगे तो उस पर ज्यादा समय लगेगा। वो चंद्रमा पे गिराओगे ना तो ऐसे आएगा, धीरे धीरे ऐसे गिरेगा, और धरती पे गिराओगे तो जल्दी गिर जाएगा। 6 गुना ज्यादा समय लगेगा। समझ में आया कि नहीं आया मून पे? तो इसको पॉज करके पहले लिखो, सिर्फ समय के बारे में बात करिए। पॉज करके लिख लो बेटा। चलो लिख लिया। अब आगे देखो, यहीं से देखो। अब सुनो, अब अपन वेग के बारे में बात करेंगे। मान लो h ऊंचाई से मैंने इसको मुक्त किया, तो याद रखना जहां से मुक्त करते हैं वहीं पे मूल बिंदु मानते हैं, नीचे को पॉजिटिव मानते हैं और ऊपर को क्या मानते हैं? निगेटिव मानते हैं। अब यहां से जब मैंने मुक्त किया था तो इसका u क्या था? 0। तो 1 सेकेंड के बाद वेलोसिटी क्या होगा? तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, v बराबर u प्लस at। बताओ तो बेटा, यहाँ पे u क्या है? 0, तो u को रखेंगे 0। g क्या है? मतलब a क्या है? g के बराबर 10 होगा। तो 1 सेकेंड के बाद एग्जैक्टली जो वेग होगा आपका वो होगा 10 × 1, तो 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, 2 सेकेंड के बाद वेग पूछूं तो 20 मीटर पर सेकेंड। कैसे बेटा? तो u तो 0 ही है, a की वैल्यू 10 और t का वैल्यू 2, तो 20 मीटर पर सेकेंड। 3 सेकेंड के बाद वो वेग पूछूं तो 30 मीटर पर सेकेंड। लेकिन ये तभी सही है जब u क्या लिया अपन ने? 0 लिया। मतलब गुरुत्वीय गति में सवाल कुछ भी लिखो, सवाल में दे दिया, समय दे दिया, विस्थापन दे दिया या वेग दे दिया, कुछ दे दिया, एक चीज के बारे में कभी नहीं बताएगा, और वो तुम्हें पहले से पता होता है और वो तुम्हें मान के चलना होता है गुरुत्वीय त्वरण का मान। गुरुत्वीय त्वरण का मान सवाल में कहीं नहीं लिखेगा, लेकिन जब वस्तु मोशन अंडर ग्रेविटी कर रहा है तो उसका एक्सीलरेशन तो 10 के बराबर ही होगा ना नीचे की तरफ। तो ये एक बात है जो बच्चा मिस कर देता है, कई और सवाल पढ़ता रहता है और उसी के डेटा से सॉल्व करने की कोशिश करता है, लेकिन एक डेटा वहां पे इनबिल्ट होता है कि अगर मोशन अंडर ग्रेविटी है तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मान 10 होगा। तो ये डेटा इनबिल्ट होता है। समझ में आया कि नहीं है?
तो देखो जनरलाइज इक्वेशन लिखोगे तो किसी भी t समय के बाद उसका जो वेलोसिटी होगा वो gt होगा। 2 सेकंड के बाद चाहिए, g का मान 10 रख दो, जितने समय के बाद चाहिए रख लो, मतलब 2 सेकंड के बाद चाहिए तो 20, 3 सेकंड के बाद चाहिए 30, 40, 4 सेकंड के बाद चाहिए 40, 5 सेकंड के बाद चाहिए 50, 7 सेकंड के बाद चाहिए 70, 12 सेकंड के बाद चाहिए 120। क्या रखोगे? g की वैल्यू 10, 12 सेकंड के बाद चाहिए तो t की वैल्यू 12 रख दोगे। तो क्लियर है? तो किसी भी t समय के बाद ये वेग। लेकिन मान लो मैं तुमसे ये पूछूं कि कितने वेग से यहां पे टकराएगा, जमीन पर कितने वेग से टकराएगा, टक्कर का वेग क्या होगा जमीन पे, तो जमीन पे कितने देर में पहुंचेगा वो तो समय √2h/g, लेकिन ये h विस्थापन तय करके पहुंचेगा, क्योंकि जहां से मैंने इसको ड्रॉप किया था वो h ऊंचाई पे था, तो नीचे आएगा तो कितना विस्थापन तय करेगा h। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से आप ये निकाल सकते हैं v² - u² बराबर 2s। बहुत आसान है। u बोलो 0, क्योंकि मुक्त किया था, फेंका नहीं है अभी, u 0, तो v बराबर क्या होगा √2, a की वैल्यू g और विस्थापन इसका हो गया यहां से यहां तक, विस्थापन कितना हो गया h, तो ये आ गया तेरा वेलोसिटी √2gh। तो किसी भी s डिस्प्लेसमेंट के बाद वेलोसिटी ये हो जाएगा और किसी भी t टाइम के बाद वेलोसिटी ये हो जाएगा। अब अगर तुमसे ये पूछता है कि वस्तु को मैंने क्या किया है, मुक्त किया है, मतलब u बराबर 0 है, तो v वर्सेस t का ग्राफ बनाइए या v वर्सेस s का ग्राफ बनाइए। s मतलब यहां से विस्थापन, यहां से s विस्थापन के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो बेटा थर्ड इक्वेशन से मोशन से √2gs होगी। तो जब आप ग्राफ बनाएंगे, मैंने आपको ग्राफ पढ़ाया हुआ है बहुत अच्छे से, v वर्सेस t का ग्राफ देखो, y एक्सिस पे v रख दिया और x एक्सिस पे t रख दिया, ये g तो कांस्टेंट है, मतलब इसका स्लोप कांस्टेंट है, लीनियरली ग्राफ बढ़ता जाएगा, मतलब लीनियर ग्राफ बनेगा। बताओ तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का जो ढाल होता है, स्लोप होता है, क्या बताता है, त्वरण को। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो त्वरण को बताता है, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पे कांस्टेंट है, इसीलिए vt ग्राफ का जो ढाल है वो बताता है त्वरण को, और वो ढाल कैसा है, नियत है, वो ढाल कैसा है, नियत है। देखो आगे, अच्छा vs ग्राफ का ढाल बनाओगे तो इक्वेशन है v = √2gs, 2g कांस्टेंट है, v वर्सेस s, देखो v यहां रख दिया, s यहां रख दिया, देखो इसका पावर कम है तो ग्राफ इसकी तरफ झुका होगा, तो ऐसा ग्राफ बनता है। तो अगर तुम समझ पा रहे हो बेटा, तो एक एक पैरामीटर पकड़ के मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। पहले मैंने जो पैरामीटर पकड़ा था वो पकड़ा था उड्डयन काल, टाइम पे मैंने आपको सारी बातें समझाई। फिर दूसरा पैरामीटर जो मैंने पकड़ा है वो क्या पकड़ा है, वेग। फिर मैंने आपको बताया यदि उसको मैंने मुक्त किया है तो किस 1 सेकंड में वेग क्या होगा, 2 सेकंड में वेग क्या होगा, 3 सेकंड में वेग क्या होगा, किसी भी टी टाइम पे वेग क्या होगा, वेग वर्सेस टी का ग्राफ कैसा होगा, इस दूरी के बाद वेग क्या होगा, जब वो टकराएगा क्या करेगा, टकराएगा, जमीन पे कितने वेग से टकराएगा, √2gh। ये तो बेटा तुम्हें रटा हुआ होना चाहिए, √2gh। तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ ऐसा बनेगा और v वर्सेस s का ग्राफ ऐसा बनेगा। क्लियर है? तो आप इसको पॉज करके पहले लिखिए अच्छे से, ठीक है भाई, लिख लिया, चलो पॉज करके लिख लिया। अब आगे सुनो, मान लो कि एक वस्तु को यहां से मैंने क्या किया, मुक्त किया, बात मुक्त करने की ही हुई है अभी, तो क्या किया यहां से मैंने मुक्त किया। अब साहब जब मैंने यहां से इसको मुक्त किया, मैं देखना चाहता हूं कि 1 सेकंड में कितना विस्थापन तय करेगा। अच्छा जब मैंने मुक्त किया तो टाइम क्या लूंगा, तो जब मुक्त किया था जिस इंस्टेंट पे वहां मोशन शुरू हुआ था, प्रारंभिक टाइम को अपन 0 ही लेते हैं। तो मैं देखना चाहता हूं कि 1 सेकंड में कितना विस्थापन तय करेगा, कितने देर में बेटा, 1 सेकंड। तो मान लो 1 सेकंड के बाद वस्तु कहीं यहां होगा। फिर देखना चाहता हूं कि 2 सेकंड में कितना दूरी तय करेगा, फिर देखना चाहता हूं कि 3 सेकंड में कितना दूरी तय करेगा, फिर देखना चाहता हूं कि 4 सेकंड में कितना दूरी तय करेगा। तो एक काम करते हैं अपन, 1 सेकंड में यहां से यहां तक आएगा, टोटल 2 सेकंड में इतना चलेगा, टोटल 3 सेकंड में इतना चलेगा, ठीक है ना। तो टोटल 1 सेकंड में कितना चलेगा वो निकालते हैं। तो s बराबर ut प्लस हाफ at²। कैसे भाई, तो u पता है अपने को और g अपने को पता ही होता है, और 1 सेकंड में विस्थापन निकालना है। तो बताओ क्या होगा, s बराबर ut प्लस हाफ at²। u बोलो क्या होगा, 0। तो s बराबर 1 सेकंड में अगर मैं निकालूं तो हाफ, g की वैल्यू 10 × 1 का होल स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा ये, 5 मीटर। मतलब पहले 1 सेकंड में ऑब्जेक्ट कितना चलेगा साहब, 5 मीटर, ठीक है। अब मैं निकालना चाहता हूं टोटल 2 सेकंड में कितना चलेगा। तो यहां पे सारी चीजें वही रखूंगा, u 0 आएगा, तो विस्थापन इन 2 सेकंड जो होगा बेटा हाफ, g की वैल्यू 10 × 2 का होल स्क्वायर। तो सिंपल सी बात है, 5 × 4 क्या हो जाएगा, 20 मीटर। कितना चलेगा ऑब्जेक्ट साहब, 20 मीटर। तो ये बताओ दूरी क्या होगा, 20 मीटर। अच्छा
यहां से यहां तक अपन ने निकाला। अच्छा, इसको थोड़ा सा अरेंज मैनर में लिख रहा हूं मैं, अच्छे से लिखता हूं। ये 5 मीटर, ये तुम्हें ज्यादा अच्छा लगेगा। और यहां से यहां तक कितना चला, 20 मीटर, है ना। अपने को कम स्पेस में ज्यादा अच्छे से अगर लिखना है तो इस तरीके से लिखना पड़ेगा। ठीक है, आगे 3 सेकंड में वस्तु कितना चलेगा, तो निकालते हैं एक बार। तो 10 2 और यहाँ से 3 का होल स्क्वायर, तो डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकंड आ जाएगा आपका 45 मीटर। कैलकुलेट करो, 3 का होल स्क्वायर 9, 9 5 45, तो कितना चलेगा बोलो, 45 मीटर। 4 सेकंड में कितना चलेगा सर, तो यहाँ पे 4 रखेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकंड, तो ये हो जाएगा 4, तो 5 इंटू 4 का होल स्क्वायर 16 5 80 मीटर। तो कितना चलेगा बोलो, 80 मीटर। तो ये चलेगा तुम्हारा 80 मीटर, और इसी तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। अब एक बात ध्यान से देखो कि मैंने तुम्हें एक चीज पढ़ाया था कि अगर u 0 है, क्या है u 0, और त्वरण g के बराबर है जो नियत है, तो अगर वस्तु को मैं प्रारंभिक वेग विराम से और नियत त्वरण से चलाऊं तो 1 सेकेंड में, 2 सेकेंड में, 3 सेकेंड में जो तय की गई दूरी होता है x/4x/5x होता है। क्या इसको फॉलो कर रहा है, सॉरी x/4x/9x होता है, x/4x/9x होता है। क्या इसको फॉलो कर रहा है, क्या बिल्कुल कर रहा है। देखो x क्या है 5, और ये 4x क्या है, मतलब 5 से गुना कर दो, सॉरी 4 से गुना कर दो। ये 5 है तो 4 को 5 से गुना करो, 4 है, अरे भाई ये x है, x कितना है 5 मीटर, तो ये कितना होगा 4 इंटू 5, 5 चौक 20 मीटर। फिर क्या होगा 45 मीटर, 9 गुना 5 45 मीटर। फिर क्या था, याद करो नेचुरल नंबर का होल स्क्वायर करते गए थे अपन, तो पहला 5, फिर पहला x, फिर 4x, फिर 9x, फिर 16x, तो 16x, x तेरा 5 है, ये क्या है x तेरा है, तो ये तेरा 4x हो गया, ये तेरा देख 9x हो गया, ये तेरा देख 16x हो गया, नेक्स्ट हो जाएगा 25x एंड सो ऑन, 25x एंड सो ऑन। इसी तरीके से ये आगे बढ़ता जाएगा। तो ये क्लियर है क्या, ये बात आपको समझ आ गया। तो बताओ ये फॉलो कर रहा है x/4x/9x/16x, तो ये बात एग्जैक्टली यहाँ पे भी फॉलो कर रहा है। तो अभी अभी जो कांस्टेंट मोशन का हमने कंसेप्ट समझा था, यदि किसी वस्तु को विराम से और नियत त्वरण से गति प्रारंभ कराते हैं, यदि कोई वस्तु विराम तथा नियत त्वरण से गति प्रारंभ करता है, यदि कोई वस्तु विराम तथा नियत त्वरण से गति प्रारंभ करता है, देख इधर विराम जैसे मैंने छोड़ा था विराम में था, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, नियत है। यदि कोई वस्तु विराम तथा नियत त्वरण से गति प्रारंभ करता है तो पहले 1 सेकंड में अगर 5 मीटर चलता है या x चलता है, तो दूसरे टोटल 2 सेकंड में 4x चलेगा, 3 सेकंड में 9x चलेगा, 4 सेकंड में 16x चलेगा। जो मैं सेकंड बोलूंगा ना उसका स्क्वायर करके x से गुना कर दो। और पहले 1 सेकंड में कितना चला 5 मीटर, तो पहले चलेगा 5 मीटर, फिर चलेगा 20 मीटर, फिर चलेगा 45 मीटर, फिर चलेगा 80 मीटर, फिर चलेगा 125 मीटर, फिर चलेगा 180 मीटर, फिर चलेगा 180 मीटर के बाद 245 मीटर। मैं तुम्हें बता देता हूं, 1 सेकंड में चला था 5 मीटर, मैं क्या करूंगा स्क्वायर करके, नेचुरल नंबर का स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करता जाऊंगा। देख पहले 5 चला, देख इधर मैं यहां लिखता हूं x की वैल्यू 5 है, पहले 5 चलेगा, तो 1 सेकंड में टोटल 5 चलेगा, 2 सेकंड में कितना चलेगा 20, 3 सेकंड में कितना चलेगा 45, 4 सेकंड में कितना चलेगा तो 16 25 80, 5 सेकंड में कितना चलेगा 125, 6 सेकंड में कितना चलेगा 180, 7 सेकंड में कितना चलेगा 245, गुना कर दे रहा तू, 8 सेकंड में कितना चलेगा 320, 9 सेकंड में कितना चलेगा 405, 10 सेकंड में कितना चलेगा 500। कर ले, करना ही क्या है, कुछ ऐसे तो लिखना है। देख देख 1 का होल स्क्वायर 1 आएगा, x/4x/9x/16x/25x/36x/36x, उसके बाद 49x, उसके बाद 81x। यही तो काम करना है तुम्हें। देखो 5 से गुना कर दो, तो देखो ये 5, ये 20, ये 9 5 45, 16 5 80, 25 5 125, 36 गुना 5 180, 49 गुना 5 245, 81 गुना 5 ये हो जाएगा तेरा 80, 8 5 40, देख 405। ठीक है, उसके बाद 81 के बाद 100। तुम समझ रहे हो, 1 का होल स्क्वायर 1, 2 का होल स्क्वायर 4, 3 का होल स्क्वायर 9, फिर 4 का होल स्क्वायर 16, फिर 5 का होल स्क्वायर 25। बस अब इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाते, आसान बनाते। अब तुम्हें सवाल को सॉल्व करने के लिए बार बार इक्वेशन नहीं लगाना, आपको ये याद रखना है। 2-3 डेटा है, बहुत आसान है। पहले 1 सेकंड में चलता है ऑब्जेक्ट 5 मीटर, फिर 2 सेकंड में चलता है 20 मीटर, फिर 3 सेकंड में चलता है 45 मीटर,
4 सेकंड में चलता है 80 मीटर, 5 सेकंड में चलता है 125 मीटर, 6 सेकंड में चलता है 180 मीटर, 7 सेकंड में चलता है 245 मीटर, 8 सेकंड, मुझे तो सारा याद है लेकिन तुम्हें याद होना चाहिए। देखो पहले 1 सेकंड में 20, फिर पहले 1 सेकंड में 5, पहले 1 सेकंड में 5, फिर 2 सेकंड में 20, फिर 3 सेकंड में 45, फिर 4 सेकंड में 80, फिर 5 सेकंड में 125, 6 सेकंड में 180, 7 सेकंड में 245। तो ये मैंने आपको अभी अभी पिछले क्लास में पढ़ाया था कि यदि कोई वस्तु विराम नियत त्वरण से गति प्रारंभ करता है, विराम तथा नियत त्वरण से गति प्रारंभ करता है, तो उसके द्वारा तय किए गए विस्थापन का जो अनुपात होता है वो इसी तरीके से बढ़ता है, x/4 x/9x। देखो यहाँ पे इसी पैटर्न पे, ठीक है ना। अब जो सब इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं अगर पूछता हूं कि पहले 1 सेकंड में कितना चला, फिर दूसरे सेकंड में कितना चला, फिर तीसरे सेकंड में कितना चला, फिर चौथे सेकंड में कितना चला, मैं सिर्फ 1-1 सेकंड के इंटरवल की बात कर रहा हूं, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि पहले 1 सेकंड में तो 5 चला था, फिर दूसरे 1 सेकंड में, तुम समझ रहे हो ना। मैं तुमसे अगर पूछता हूं कि दूसरे ओवर में कितना रन बना, दूसरे ओवर में कितना रन बना, तो मैं तुम्हें 2 ओवर का रन पूछ रहा हूं कि सिर्फ 1 ही ओवर का रन पूछ रहा हूं। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि दूसरे ओवर का रन बताओ, मतलब दूसरा 1 ही ओवर का रन बताओ, और मैं आपसे पूछूं 2 ओवर का रन बताओ। तो ये मैंने निकाला था 1 सेकंड में कितना चला, फिर निकाला था 2 सेकंड में, 2 सेकंड में, 0 से 2 सेकंड में कितना चला था, फिर 3 सेकंड में कितना चला था, 3 सेकंड का मतलब है 0 से लेकर 3 सेकंड में कितना चला था। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं तीसरे सेकंड में कितना चला था, तीसरे सेकंड में कितना चला था, तो 2 से लेकर 3 सेकंड के बीच में जो चलेगा वो तीसरे सेकंड में चलेगा। अब बात सुनना, ये हमने पढ़ा हुआ है, पहले सेकंड में जितना चलेगा, फिर दूसरे सेकंड में जितना चलेगा, फिर तीसरे सेकंड में जो चलेगा उसका रेशियो होता है x/3, x/5, x/7, x/9x। ये ऑड नंबर का रेशियो होता है, बिल्कुल होता है। यहां से x क्या था 5, तो ये देखिए 5, तो ये होगा 15, ये होगा 25, ये होगा 35, ये होगा 45, ये होगा 55। कैसे? तो ऑड नंबर का रेशियो लेना है। क्या लिया x, देखिए x के बाद ऑड क्या होता है, 1 के बाद ऑड क्या होता है 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13। तो इसी तरीके से चलता जाएगा 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, सारा 5 वाला डिजिट बीच में चलता जाएगा। इसको प्रूफ कर देता हूं। देख पहले 1 सेकंड में चला था 5, फिर 2 सेकंड में कितना चला 20, तो दूसरे सेकंड में कितना चला भाई, अरे भाई टोटल 2 ओवर में 20 रन बने। ऐसे समझ, टोटल 2 ओवर में कितने रन बने 20 ओवर 20 रन। पहले 1 ओवर में कितने बने थे 5, तो दूसरे ओवर में कितना बना 15। अच्छा मैं तुमसे पूछता हूं कि टोटल 3 ओवर में कितने रन बने 45, और 2 में कितने बने थे 20, तो 45 - 20 कितना होता है 25 मीटर। ये कितना था 15 मीटर, ये कितना था 5 मीटर। देख 5, 15, 25। अच्छा चल 4 सेकंड की बात करते हैं। टोटल 4 सेकंड में इतना चला था 80, और टोटल 3 सेकंड में इतना चला है 45। टोटल 3 सेकंड में 45 और 4 सेकंड में 80, 80 - 45, 35 मीटर। कितना चला 35 मीटर। देख 5 मीटर, 15 मीटर, 25 मीटर, 35 मीटर। देख इधर 5 मीटर, 15 मीटर, 25 मीटर, 35 मीटर। समझ आ गया। तो 2 बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये आपको याद रहना चाहिए। कैसे याद रखेंगे तो फिर से सुनिए, मैंने पिछली क्लास में आपको पढ़ाया था, यदि किसी वस्तु को विराम तथा नियत त्वरण से गति प्रारंभ कराते हैं, या कोई वस्तु विराम तथा नियत त्वरण से गति प्रारंभ करता है, तो पहले 1 सेकंड में जितना चलेगा उसका 3 गुना चलता है दूसरे सेकंड में। देखो पहले सेकंड में, दूसरे सेकंड में, तीसरे सेकंड में, पहले जितना चलता है उसका 3 गुना चलेगा, फिर 5 गुना चलेगा। ऑड नंबर का रेशियो। और पहले 1 सेकंड में कितना चला था 5 मीटर, तो क्या होता जाएगा ये 5 मीटर, 15 मीटर, 25 मीटर, 35 मीटर, 45 मीटर, 55 मीटर एंड सो ऑन। क्लियर है क्या ये बात? अच्छा इसमें और जबरदस्त बात बताता हूं आपको एक। मान लो मैं तुमसे पूछूं कि 9th सेकेंड में ऑब्जेक्ट कितना चला है। अब 9th सेकेंड में ऑब्जेक्ट कितना चला ये डायरेक्ट कैसे बताएंगे? क्या आप ऐसे देखेंगे पहले सेकेंड में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, 5वें में, 6ठे में, फिर 7 में, फिर 8 में, फिर 9 में गिनते गिनते चलोगे क्या? नहीं, डायरेक्ट आंसर बता सकते हो, डायरेक्ट आंसर बता सकते हो। मैं बताता हूँ 9 सेकेंड में 85 मीटर चलाओगे। तो मैं कैसे बता रहा हूँ, सुन। पहले 1 सेकंड में 5 चला है, मतलब जो गिनती देखते हो ना, गिनती पढ़ते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो पहले 1 सेकंड में पहला सीरीज में बीच वाला डिजिट उठाओ। पहले 1 सेकंड में 5 मीटर, फिर 2 सेकंड में दूसरा सीरीज के बीच वाला उठा लो। तो गिनती देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 11 12 13 14 15। तो दूसरे सीरीज में 2 सेकंड मतलब दूसरे सीरीज में 5 वाला फैक्टर देखो, है तो 5 वाला फैक्टर ना, 5 15 25, मतलब मिड वाला नहीं लग रहा तुम्हें, गिनती के मिड वाला 5 15 25 35 45 55 65 75। तो पहला 1 सेकंड मतलब पहला सीरीज का बीच वाला, 4 सेकंड मतलब चौथा सीरीज के बीच वाला, और चौथा सीरीज के बीच वाला क्या होगा 35। देख
1 2 3 4 देख, चौथा सीरीज के बीच वाला क्या होगा 35। तो इसी तरीके से तुम्हें एक एक करके नहीं देखना, देखने से 9 सेकंड में कितना चला, तो 9वें सीरीज के बीच वाला बता। तो देख 90 में आता है 9वां सीरीज, मतलब 90 से पहले क्या होगा 85 मीटर आंसर। तो इस तरीके से तुम कुछ भी पूछ सकते हो, मैं बता दूंगा। अगर तुमने किसी वस्तु को मुक्त करा है और मेरे से पूछो कि बताओ सर 12वें सेकंड में ऑब्जेक्ट कितना चला है, 12वें सेकंड में ऑब्जेक्ट चला 115 मीटर, देख ले, बताओ यहां पे कितने 12 सेकंड में, 12वें सेकंड में ऑब्जेक्ट कितना चला है, निकाल लो, 115 मीटर आएगा, 115 मीटर आएगा। 13वें सेकंड में ऑब्जेक्ट कितना चला है, 125 मीटर, कुछ भी बोल। 28वें सेकंड में कितना चला है साहब, 28वें सेकंड में वस्तु को मुक्त किया, तो बताओ 28वें सेकंड में कितना चलेगा, 275 मीटर। तुम्हें नहीं आ रहा समझ, कैसे लिख रहा हूं मैं, तो जैसे तूने बोला 28वें सेकंड, मतलब 28 का सीरीज मतलब 280 से पहले 275 मीटर आंसर। समझ आया कि नहीं आया? तो ये एक ऐसी चीज है जिससे आप डायरेक्टली किसी भी एक सेकंड का डिस्प्लेसमेंट बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, अगर आपको ये ऑड नंबर का रेशियो समझ आया है तो। ठीक है भाई, ऑड नंबर का अगर रेशियो समझ आया है तो इसको पॉज करके अच्छे से लिखिए। हेलो बच्चों, पिछली क्लास में हमने मोशन अंडर ग्रेविटी स्टार्ट किया था और मोशन अंडर ग्रेविटी का फर्स्ट केस हमने पढ़ा था कि जब किसी वस्तु को मुक्त करते हैं, क्या क्या पढ़ा था, जब किसी वस्तु को मुक्त करते हैं तो उसका प्रारंभिक वेग 0 होता है, लेकिन त्वरण नीचे की तरफ लग रहा होता है g, जिसका मान है 9.8, जिसको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी कह सकते हैं। कैलकुलेशन के लिए 9.8 लेके नहीं सॉल्व करते, हम 10 लेके सॉल्व करते हैं। सवाल में अगर 9.8 लिखा हुआ तो भी आप क्या लेके सॉल्व करेंगे, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेके ही सॉल्व करेंगे। ठीक है भाई। दूसरी बात, पहले 1 सेकंड में, फिर 2 सेकंड में, फिर 3 सेकंड में, फिर 4 सेकंड में तय किया गया दूरी का जो अनुपात होता है वो होता है, याद करिए, 5, 20, 45, 80, 125 मीटर, 180 मीटर, 245 मीटर, 320 मीटर। याद है? 1 सेकंड में कितना चलता है 5, 2 सेकंड में 20 मीटर, 3 सेकंड में 45 मीटर, 4 सेकंड में 80 मीटर, 5 सेकंड में 125 मीटर, 6 सेकंड में 180 मीटर, 7 सेकंड में 245 मीटर। ठीक है। अच्छा, पहले 1 सेकंड में कितना चलता है 5, दूसरे सेकंड में 15, तीसरे सेकंड में 25, चौथे सेकंड में 35, पांचवें सेकंड में 45। तो यह है तुम्हारा पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें सेकंड में तय किया गया दूरी का मान। ये आपको याद रखना था। ठीक है बेटा। अब आइए उसी को कंसेप्ट को यूज करते हुए अपन सवाल सॉल्व करते हैं। अच्छा, एक बात और, मोशन अंडर ग्रेविटी में सारे गति के समीकरण वैध होते हैं। मोशन अंडर ग्रेविटी में सारे गति के समीकरण वैलिड है। क्यों? क्योंकि मोशन अंडर ग्रेविटी एक असमान गति का उदाहरण है। असमान गति क्यों? क्योंकि वेग परिवर्तित होता है, लेकिन उसमें त्वरण नियत है। असमान गति नियत त्वरण के साथ। मोशन अंडर ग्रेविटी एक ऐसा गति का उदाहरण है जो असमान गति नियत त्वरण के साथ होता है, और यदि त्वरण नियत है तो गति के सारे समीकरण उसमें वैलिड होंगे। चलिए देखिए। अच्छा, वस्तु को h ऊंचाई के बाद, मतलब h ऊंचाई से मुक्त करते तो नीचे गिरने में कितना समय लगता है, √2h/g। वस्तु जब यहां पे टकराता है तो कितने वेग से टकराता है, √2gh। ये सारी बातें आपको याद है। अब सवाल सॉल्व करते हैं। पहले आधे दूरी तथा अगले आधे दूरी तय करने में लगे समय का अनुपात क्या होगा। चलो देखो, एक वस्तु को हमने यहां से मुक्त करा, क्या किया, एक वस्तु को यहां से मुक्त किया, तो इसका प्रारंभिक वेग क्या होगा 0, इसका त्वरण क्या होगा g, जिसका मान नियत है। ठीक है ना। कितने ऊंचाई से हमने इसको मुक्त किया है, h ऊंचाई से हमने मुक्त किया है। तो इस सवाल पूछा है कि पहले आधे दूरी, ये रहा इसका पहला आधा दूरी h/2 तथा दूसरा आधा दूरी h/2 तय करने में लगे समय का मान तथा उसका अनुपात बताइए क्या होगा। तो एक बात बताइए, यदि मैं गति का समीकरण लगाऊं पूरे यात्रा के लिए, पूरे h यात्रा के लिए, तो उसमें जो समय लगा होगा मान लो t, वो हो जाएगा बेटा √2h/g, हमने पढ़ा हुआ है। और वैसे भी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओगे, s बराबर ut प्लस हाफ at²। u की वैल्यू कितनी है 0। कितना विस्थापन है h ऊंचाई से मुक्त किया, नीचे गिरने में कितना दूरी चल चुका होगा h, 2 उधर चला जाएगा, 2h और 2h और g की वैल्यू नीचे रख दूंगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू t², स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट। तो बताओ पूरी यात्रा को तय करने में कितना समय लगेगा साहब, t समय लगेगा, और उसका मान होगा √2h/g। अब यदि मैं पहले आधे दूरी के लिए गति का समीकरण लगाऊं तो उसके लिए भी प्रारंभिक वेग 0 है, वो समय आ जाएगा बेटा t1 इज इक्वल टू √h/g। सॉल्व करेंगे तो समझ आ जाएगा कैसे। तो देखो सॉल्व कर देता हूं। विस्थापन बोलो h/2,
और वेग तो शून्य ही है, हाफ जी इंटू T1 का स्क्वायर। देखो बेटा 1/2 से 1/2 कैंसिल होगा, जी उधर चला जाएगा, h/g का रूट आ जाएगा। क्या हो जाएगा? h/g का रूट। सही है। चलो अब ये वाला दूसरा आधा दूरी तय करने में जो समय लगा होगा वो कुछ लगा होगा T2। अब T2 के लिए क्या मैं गति का समीकरण यहां से यहां तक लगाऊं? लगा तो सकता हूं, लेकिन एक एक्स्ट्रा वेरिएबल हो जाएगा यहाँ का वेग। मैं यहाँ से यहाँ तक यदि गति का समीकरण लगाऊंगा तो यहाँ का वेग लिखूंगा, लेकिन यहाँ का वेग हमें पता तो है नहीं। मैंने यहाँ से यहाँ तक गति का समीकरण लगाया पूरे यात्रा के लिए। क्यों? क्योंकि प्रारंभिक वेग 0 था। मैंने यहाँ से यहाँ तक के लिए गति का समीकरण लगा लिया आसानी से, क्योंकि प्रारंभिक वेग यहाँ पे 0 है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक गति का समीकरण आसानी से नहीं लग सकता है। तो कोई बात नहीं, समय ही तो है। जब मुझे पूरी यात्रा का समय पता है और पहले आधे यात्रा का समय पता है तो बहुत आसानी से लिख सकता हूं मैं T2 + T1 बराबर कैपिटल T, तो T2 बराबर T - T1। तो यदि मुझे सिर्फ T1 निकल जाए T के टर्म्स में तो मैं बहुत आसानी से T2 भी निकाल सकता हूं। तो चलिए देखिएगा ध्यान से प्लीज। √2h/g और ये आपका h/g। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं, ये मान लो समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2 से डिवाइड कर दूं तो ये हो जाएगा T/T1 इज इक्वल टू √h/g कैंसिल होगा, यहाँ पे √2 रह जाएगा। अरे भाई √2h/g को इससे भाग दोगे तो √g से √g कटेगा, √h कटेगा, √2 बचेगा। T1 को यहाँ ले जाओ, √2 को यहाँ ले आओ, तो T1 इज इक्वल टू T/√2। अच्छा बेटा, अगर इसी T1 का मान यहाँ पे रख दोगे तो ये T2 बराबर हो जाएगा T - T/√2। यहाँ से T/√2 को अगर मैं बाहर निकाल लेता हूँ, किसको बाहर निकाल लेता हूँ? T/√2 को, तो ये हो जाएगा √2 - 1/√2। सॉरी √2, चलो T बाहर निकाल लेता हूँ, बस T बाहर निकाल लेता तो 1 - 1/√2 होगा, इसका LCM ले लूँगा तो ये आएगा। अब मेरी बात सुनना ढंग से, ये चीज़ तो आपने पहले ही पढ़ा था। कब पढ़ा था? तो मैंने आपको पढ़ाया था नियत त्वरण के साथ गति में। नियत त्वरण के साथ गति का एक अलग ही मैंने टॉपिक हटा के उसमें ढंग से आपको समझाया था कि यदि कोई वस्तु विराम तथा नियत त्वरण से गति प्रारंभ करता है तो पूरे यात्रा को तय करने में समय t है, तो पहले यात्रा को तय करने में जो समय होगा वो होगा T/√2 और दूसरे आधी यात्रा को तय करने में जो समय होगा वो होगा T - T/√2। ये तो मैंने आपको अच्छे से समझाया था। तो ये रहा T - T/√2 एंड T/√2। अब यदि अनुपात की बात है तो अनुपात भी आपको बताया हुआ है, याद करिए। T1:T2 का अनुपात होता है 1:√2 - 1। याद करो कि ये अनुपात पढ़ाया था और ये अनुपात एग्जैक्टली आ जाएगा। कैसे? देखो T1/T2 को भाग दूंगा तो T/√2, देखो ये T/√2 कैंसिल होगा, ऊपर उधर होगा T/√2 से T/√2 कैंसिल होगा, 1:√2 - 1। ये जवाब आ गया। क्लियर है? तो ये वाली जो चीज़ है ये नया नहीं आपके लिए, ये नया नहीं है आपके लिए। क्यों सर नया क्यों नहीं है? क्योंकि ये तो पहले ही मैंने आपको पढ़ाया था। पहले तो मैंने आपको ये पढ़ाया था ना नियत त्वरण के साथ गति में। तो ये मोशन अंडर ग्रेविटी एग्जैक्टली नियत त्वरण के साथ गति का जितना भी थ्योरम, जितना भी कंसेप्ट मैंने समझाया था, सब कुछ यहाँ पे एज इट इज वैलिड है। तो बताओ, यदि किसी वस्तु को मुक्त करते हैं, पूरे यात्रा को h दूरी को तय करने में समय t लगता है, तो पहले आधा को तय करने में समय कितना लगेगा? T/√2। दूसरे आधे को तय करने में समय कितना लगेगा? T - T/√2। T - T/√2। दूसरे यात्रा को T2 जो होगा, ये देखो भाई, ये T2 जो होगा ना, वो पूरे यात्रा का समय T - T/√2 ऐसे रख लो ना यार। और ये कितना? ये T/√2। स्क्रीन को पॉज करके अच्छे से पूरा कंसेप्ट लिखिए। लिख लिया? अब देखो स्क्रीन पॉज करने का समय दे दिया था मैंने, उसको आप स्क्रीन पॉज करके पूरा ही कंसेप्ट अच्छे से लिख लीजिए। अच्छा बेटा ये देखिए, फिर से वही बात, पुरानी बात है, नई बात नहीं है। यदि मैं यहां से वस्तु को क्या करूं? मुक्त करूं। कुछ h ऊंचाई तय करने में मान लीजिए इसको समय T1 लगा, फिर से पहले h ऊंचाई तय किया और फिर से अगला h ऊंचाई तय करने में, मतलब अगला h दूरी तय करने में समय T2 लगा, फिर अगला h दूरी तय करने में समय T3 लगा। तो वस्तु को मैंने मुक्त किया है, तो बताओ पहला h दूरी, दूसरा h दूरी और तीसरा h दूरी तय करने में जो समय का अनुपात होगा वो कितना होगा? तो यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, और कुछ नहीं बताएगा आपको, बस इतना बताएगा कि वस्तु को मुक्त किया तो पहले इस दूरी, दूसरे इस दूरी और तीसरे इस दूरी में तय किए गए समय के अनुपात का मान बताइए। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे जाना है और ऐसे सोचना है। त्वरण के बारे में बताया नहीं, बताएगा भी नहीं,
विराम से चला है कि हाँ, मुक्त किया है मतलब u 0 है, मुक्त किया है मतलब विराम से गति प्रारंभ कर रहा है, और इसको मुक्त किया है तो ऑब्वियसली इसका जो त्वरण है वो g के बराबर नियत होगा। तो ये वाला जो इन्फॉर्मेशन है ना, मोशन अंडर ग्रेविटी में जब किसी वस्तु को मुक्त करते हैं नहीं बताया जाता, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट आपको समझना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि किसी वस्तु को h ऊंचाई से मैंने मुक्त किया है, कहीं से मैंने मुक्त किया है, तो विराम से गति प्रारंभ कर रहा है और नियत त्वरण के साथ कर रहा है, क्योंकि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियत होता है। यदि कोई वस्तु विराम तथा नियत त्वरण से गति प्रारंभ करता है तो हर h दूरी तय करने में लिए गए समय का जो अनुपात होता है, पहला h दूरी, दूसरा h दूरी, तीसरा h दूरी, चौथा h दूरी तय करने में समय का अनुपात होता है। लेकिन हमेशा याद रखिएगा, विराम तथा नियत त्वरण से गति कर प्रारंभ कर रहा है तभी, विराम तथा नियत त्वरण से गति प्रारंभ कर रहा है तभी। तो क्या होगा, 1:2 √2 - 1:2 √3 - √2 √4 - √3 √5 - √4। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये रटा हुआ होना चाहिए। फिर से आपको लग रहा हो सर आप वही पुरानी बात पढ़ा रहे हो, तो बिल्कुल मैं पुरानी बात पढ़ा रहा हूँ, लेकिन नए तरीके से पढ़ा रहा हूँ, तो इसको याद रखना जरूरी है। नए टॉपिक में पढ़ा रहा हूं तो इसको याद रखना जरूरी है। तो प्लीज स्क्रीन पॉज करके ये भी लिखिए, ठीक है भाई। आगे देखिए, वस्तु को h ऊंचाई से मुक्त करने पर पहले 3 सेकेंड में तय दूरी, वस्तु को h ऊंचाई से मुक्त किया। चलो साहब, वस्तु को कहां से मुक्त किया है, h ऊंचाई से मुक्त किया है। वस्तु को h ऊंचाई से, ये जमीन है, यहां से h ऊंचाई को वस्तु को मुक्त किया। जैसे ही आपसे बोले ना कि वस्तु को मुक्त किया, तो u0 एंड त्वरण g, ये दो बातें आपको पता होगी। पहले 3 सेकेंड में तय दूरी है, पहले कुछ 3 सेकेंड में जो तय दूरी है t बराबर 3 सेकेंड में, तो आपको पता है यदि किसी वस्तु को मैं मुक्त करता हूं तो पहले 3 सेकेंड में जो दूरी तय होती है वो 45 मीटर होती है। अरे यार, ये भी सॉल्व करेगा क्या, पहले 1 सेकेंड में 5, 2 सेकेंड में 20, 3 सेकेंड में 45, तो पहले 3 सेकेंड में 45 मीटर चले गए, तय बात है, दूरी तय करती है। तथा गति के अंतिम 1 सेकेंड में, गति अंतिम के सेकेंड में, अच्छा मैं तुम्हें अंतिम ओवर, तो अंतिम ओवर मतलब क्या, 50वां ओवर, 50वां एक ही ओवर ना, अंतिम लास्ट सेकंड मतलब अंतिम सेकंड मतलब अंतिम के 1 सेकंड। तो गति कितने देर के लिए हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन गति के अंतिम 1 सेकंड में, लास्ट के 1 सेकंड में, या मान लो गति t टाइम के लिए हो रहा है, माना गति का टाइम t है, तो tth सेकंड में, तीसवें सेकंड में, लास्ट के 1 सेकंड में वस्तु उतना ही चलता है जितना पहले 3 सेकंड में चला है, मतलब वस्तु 45 मीटर चलता है। हालांकि मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको याद नहीं आ रहा कि कौन से 1 सेकंड में वस्तु 45 मीटर चलता है, तो एक फॉर्मूला होता है STth का, गति का चौथा समीकरण, STth बराबर u प्लस a/2 इंटू 2t माइनस 1। देखो तुमने 2 विस्थापन के सूत्र पढ़े हैं, ut प्लस हाफ at², ये टोटल t समय में तय किया गया दूरी, और एक होता है STth u प्लस a/2 इंटू 2t माइनस 1, ये है लास्ट के 1 सेकंड में तय किया गया दूरी, मतलब किसी भी tth सेकंड में तय किया गया दूरी, ठीक है ना। तो किसी भी tthवें सेकंड में कितना दूरी तय किया, 45, तो यहां पे रख दूंगा मैं 45। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा, समझिए 45, u था 0 तो u को 0 रख दूंगा, त्वरण तो आप जानते हैं 10/2 हो जाएगा 5 इंटू 2t माइनस 1, ये कटेगा तो बेटा 9 × 5 = 45, और -1 उधर जाएगा तो 10 बराबर 2t, मतलब t बराबर 5 सेकेंड। अब ढंग से सोच के बताइए कितनी देर के लिए वस्तु यात्रा करा है, कुल 5 सेकंड के लिए वस्तु यात्रा करा है। बस तो आपको ऊंचाई पूछा था, कुल 5 सेकंड में वस्तु कितना चलता है, 125 मीटर, ये आंसर आ गया। अब मैं अपने तरीके से सवाल सॉल्व करके दिखाता हूँ। ये तो तुमने सवाल फॉर्मूला लगा के किया, और मैं आपको अभी समझा रहा हूँ। अगर आप वीडियो देख पा रहे हैं यहाँ तक, ये वीडियो का सेक्शन आप देख पा रहे हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। मोशन अंडर ग्रेविटी, बहुत सारे ऐसे टॉपिक है, लेकिन मोशन अंडर ग्रेविटी भी एक ऐसा टॉपिक है जिसके टॉपिक को, सवाल को सॉल्व करने के लिए ना कंसेप्ट की जरूरत होती है, कैलकुलेशन की नहीं, फॉर्मूले की नहीं। एक भी ऐसा सवाल नहीं जिसमें फॉर्मूला लगाना पड़े, आप सीधा आंसर निकाल सकते हैं डायरेक्ट। तो आइए करके दिखाता हूं मैं। देखो, वस्तु को h ऊंचाई से मुक्त करने पर पहले 3 सेकंड में, अच्छा पहले 3 सेकंड में तय दूरी, पहले 3 सेकंड में 45 मीटर, तथा गति के अंतिम सेकंड में तय दूरी समान है, मतलब गति के अंतिम सेकंड में 45 चला है, तो पहले 1 सेकंड में वस्तु 5 चलता है, दूसरे में चलता है 15, तीसरे में चलता है 35, चौथे में चलता है 45, पांचवें में चलता है, सॉरी चौथे में चलता है 35, पांचवें में चलता है 45, मतलब गति कितने देर के लिए हुआ है। अगर गति के लास्ट में, अंतिम में 1 सेकंड में 45 चला है, मतलब वो 5वां सेकंड था। प्रारंभ से 5वें सेकंड में वस्तु 45 मीटर की दूरी तय करता है, मतलब 5वां सेकंड था, 5वां सेकंड मतलब 125 मीटर, ये आंसर 125 मीटर। बताओ कितने ऊंचाई से वस्तु को, ऊंचाई का मान ही तो पूछा है, कितने ऊंचाई से मुक्त किया था, 125 मीटर से मुक्त किया था। लिखिए इसको फटाफट, स्क्रीन पॉज करके जल्दी लिखिए। लिख लिया, चलो अब आगे सवाल देखना। मान लो एक वस्तु को मैंने मुक्त किया,
अरे यार ये इसी में मैं रहने देता। वस्तु को मुक्त किया तथा पहले 5 सेकंड में तय दूरी गति के अंतिम सेकंड में तय दूरी के समान है। तो गति का समय बताओ। देखो पहले 5 सेकंड में, तो टोटल पहले 5 सेकंड में ऑब्जेक्ट कितना चलता है? 125 मीटर। देखना ध्यान से। अरे भाई वस्तु को एक जगह से मुक्त करने में पहले 5 सेकंड में तय दूरी, तो पहले 5 सेकंड में इतना चलता है भाई। 1 सेकंड में चलता है 5, 2 में 45, 2 सेकंड में 45, 3 सेकंड 2 सेकंड में 20, 3 सेकंड में 45, 4 सेकंड में 80, 5 सेकंड में 125। मतलब 125 मीटर चला है पहले 5 सेकंड में, और उतना ही चलता है गति के 1 सेकंड में। 125 मतलब समझाया था ना, होल नंबर कर दो इसको, आगे मिला के 130 मतलब 13 सेकंड 10 हटा दो 13 सेकंड, मतलब गति कितनी देर के लिए हुआ? 13 सेकंड हो गया टाइम ऑफ लाइट। अब 13 सेकंड में ऑब्जेक्ट टोटल कितना चलेगा? अरे बहुत आसान है, S बराबर हाफ, मुक्त किया था तो U0 हाफ, G की वैल्यू 10 मतलब 5 × 13 का होल स्क्वायर। आंसर आ गया। समझ आ रहा है क्या? प्लीज लिखिए इसको भी लिख लीजिए अपने लैंग्वेज। मैंने बहुत समझा दिया तो अपने लैंग्वेज में चेंज कर दो, 3 की जगह पे 5 कर दो। चलो आगे देखो। हाँ, यदि वस्तु को मुक्त किया, यदि मुक्त किया गया वस्तु, अच्छा यदि मुक्त किया गया वस्तु अपने गति का दूसरा आधा दूरी, IIT का पूछा हुआ सवाल है। सवाल देखिए समझ में आ गया, AIPMT का पूछा हुआ सवाल है। सवाल क्या पूछा देखिए, यदि वस्तु को मुक्त किया तो अपनी गति का दूसरी आधी दूरी 1 सेकंड में तय करता है। अपनी गति का दूसरी आधी दूरी, मान लो कि मैंने कुछ h ऊंचाई से मुक्त किया साहब, तो इसकी गति का 2 हिस्सा हो गया, पहला आधा दूरी और दूसरा आधा दूरी, और इसने दूसरा आधा दूरी तय करने में 1 सेकंड का समय लगाया है। दूसरा आधा दूरी तय करने में कितने सेकंड का समय लगा है? 1 सेकंड का। अब ये जो कैलकुलेशन है ना, ये क्वाड्रेटिक की तरफ चला जाता है। बच्चे क्या करते हैं, पूरे गति का समीकरण लिख लेते हैं, फिर यहां तक का लिख लेते हैं क्योंकि आसान है लिखना, मुक्त किया था तो U0 है, फिर उसको रिलेट करते हैं, फिर पता नहीं क्या करते हैं। सुनो ध्यान से, तुमसे पूछा क्या, यदि मुक्त किया गया वस्तु अपनी गति का दूसरा आधा, गति यहां से मुक्त किया तो गति का पहला आधा h/2 हुआ जिसमें समय मान लो t1 लगता है, ये गति का दूसरा आधा जिसमें समय t2 लगता है, दूसरा आधा। तो ये तय करने में जो उसको समय लगा है वो लगा है 1 सेकंड। तो पूछा कि कुल गति का समय कितना होगा? अरे बहुत आसान है, मैं इधर देखूंगा नहीं और तुम्हें सॉल्यूशन करके दे देता हूं। देख इधर भाई सुन, यदि वस्तु को मुक्त करें तो पूरे यात्रा को तय करने में समय t है, तो पहले आधे यात्रा को तय करने में जो समय लगता है वो t/√2 लगता है, मतलब ये लगता है t/√2, और ये लगता है आपका t - t/√2, और ये कितना दिया हुआ है? 1 सेकेंड। तो ये हो जाएगा, ये दिया हुआ है 1 सेकेंड, t बाहर निकाल लोगे, यहाँ पे 1 सेकेंड दिया हुआ, t बाहर निकाल लोगे तो ये हो जाएगा √2 - 1/√2 इज इक्वल टू 1, मतलब t इज इक्वल टू आ जाएगा √2/√2 - 1 आंसर। तो समझ ही नहीं आया भाई, यही आंसर है। अब सोच कि कैसे मैथमेटिक्स बनेगा, एक इक्वेशन बनेगा, उसमें t ये आएगा, ये निकालना बड़ा आसान था क्या कैलकुलेशन सॉल्व करके? नहीं। फिर यहां कैसे निकाल लिया? बहुत आसान है, फिर से मैं करके दिखाता हूं, कोई खास बात नहीं, सीख ले बेटा अच्छे से। बता, यदि किसी वस्तु को मुक्त करते हैं तो पूरे यात्रा का समय t है, तो पहले आधे का समय होता है t/√2, दूसरे आधे का समय होता है t - t/√2, तो t कॉमन निकाल लोगे 1 - 1/√2, और ये t2 1 सेकेंड दे दिया है, तो ये देखो t इज इक्वल टू हो जाएगा, ये 1 रख दो और √2 - 1, तो ये हो जाएगा √2/√2 - 1 आंसर। और कभी कभी आपको ये ऑप्शन में आंसर दिखेगा नहीं, क्यों नहीं दिखेगा? इसको फैक्टराइज कर देते हैं, सेम मैग्नीट्यूड नंबर √2 + 1 से मल्टीप्लाई √2 + 1 से डिवाइड कर देते हैं। अगर मैं √2 + 1 से ये भी हो सकता है आंसर, लेकिन अगर मैं सेम डिजिट से डिवाइड कर दूं और मल्टीप्लाई कर दूं, √2 - 1 और ये है √2 + 1, a - b × a + b हो जाता है, a² - b²। तो ये क्या टर्म बनेगा? सोचना अच्छे से, ये बनेगा √2 का होल स्क्वायर 2 और 1 का होल स्क्वायर 1, 2 - 1, और ऊपर हो जाएगा बेटा ये √2 क्या बनेगा? 2 और प्लस √2 ये आएगा। बताओ 2 - 1 1 होता है, तो t बराबर क्या होगा? 2 + √2। अब बच्चा चकरा जाता है, ऑप्शन में ये दिखता है, उस निकालता ये है, बहुत मेहनत के बाद तो ये आंसर निकालता है, ये उसको ऑप्शन में दिखता नहीं है, तो ये ऑप्शन में कैसे दिखेगा? समझ आया? 2 + √2 सेकेंड। इसको ढंग से लिख लीजिए बेटा और इस पे स्टार मार्क लगा दीजिएगा, क्योंकि आप भी अगर कोई मॉड्यूल सॉल्व करते हो और ये सवाल आपके सामने आएगा तो प्रोबेबिलिटी है 50% कि आप सवाल मास्टर से पूछेंगे डाउट में। क्लियर है? तो इसको समझ लीजिए, बहुत आसान है। फिर से वही बात, यदि वस्तु को मुक्त करते हैं, पूरे यात्रा को तय करने में समय t लगता है, तो पहले आधे यात्रा को तय करने में समय लगेगा t/√2 और दूसरे यात्रा को तय करने में समय लगेगा t - t/√2। बस आंसर आ गया। स्क्रीन पॉज करके लिखिए, ठीक। आगे देखिए साहब,
वस्तु को h ऊंचाई से मुक्त करने पर वह 5h/9 दूरी, कितना दूरी, 5h/9 दूरी अपनी गति के अंतिम 1 सेकंड में पूरा करता है। मान लो इसने कहा कि एक वस्तु को h ऊंचाई से मैंने मुक्त कर दिया, तो अपने गति का 5h/9 मतलब h 5h/9 h से कम ही होगा, गति के अंतिम 1 सेकंड में तय करता है, लास्ट 1 सेकंड में तय करता है। तो इस h का मान बताइए क्या होगा, इस h का मान बताइए क्या होगा। अभी तक मैंने आपको 3-4 सवाल कराए हैं, अगर उस सवाल को फिर से रिव्यू करोगे तो तुम्हें ऐसा पता चलेगा कि सारे सवाल मैं एक ही तरह के करा रहा हूँ आपको। कैसे? क्योंकि सारे सवाल में मैं यही कह रहा हूँ कि वस्तु को मुक्त किया, तो मैंने आपको पहला ही केस कराया है, वस्तु को मुक्त किया, वही कराया आपने, तो वस्तु को मुक्त करने वाला सवाल होगा। ठीक है भाई, वस्तु को मुक्त किया तो u क्या था, 0। अब मान लो टोटल यात्रा तय करने में समय t लगा होगा, मान लो पूरे यात्रा को तय करने में समय t लगा होगा, ठीक है ना, h ऊंचाई को तय करने में समय t लगा होगा। तो गति का समीकरण लिखोगे तो यही लिखोगे ना बेटा, h बराबर हाफ gt²। अब तुम बोल सकते हो सर ये लिखने में क्या फायदा हुआ, तो फायदा होगा थोड़ा समय दो, h तो अपने को निकालना है, तो h तो इक्वेशन में चाहिए ही, g अपने को पता है और t एक अननोन है, ठीक है ना, तो निकालना है, एक अननोन है, तो एक इक्वेशन मिल गया। दूसरा इक्वेशन लिखने की कोशिश करते हैं। बेटा ढंग से देखना, क्या लास्ट के 1 सेकेंड के लिए जब मैं यहां पे इक्वेशन लिखूंगा तो आपको किसी भी 1 सेकेंड में तय किया गया दूरी लिखना तो आता है। कैसे लिखेंगे उसको, 5h/9 दूरी इज इक्वल टू u0 हाफ g इंटू 2t-1 हो जाएगा। अच्छा एक और तरीका है कि मैं गति का समीकरण कई बार आपको बताया है कि ये यहां से यहां तक ना लगा के मैं यहां से यहां तक लगाऊं तो कैसा रहेगा, बढ़िया रहेगा सर। तो अगर कुल यात्रा को तय करने में t समय लगा है और लास्ट का 1 सेकंड यहाँ खर्च हुआ, तो ये कितने देर का यात्रा बचेगा, t-1 का। और ये दूरी कितना होगा, ये h है और ये 5h/9 है, तो ये हो जाएगा आपका 4h/9। ये आसान होगा सॉल्व करना। कैसे देखिएगा, ये बताओ, यहाँ से यहाँ तक गति का समीकरण लगाओ, तो ये हो जाएगा 4h/9 इज इक्वल टू हाफ g t-1 का होल स्क्वायर। जब आप इसको भाग देंगे तो h से h कैंसिल होगा, g/2 से g/2 कैंसिल होगा, 9 चला जाएगा ऊपर, ये बनेगा 9/4 इज इक्वल टू t/t-1। दोनों का होल स्क्वायर तो कॉमन होल स्क्वायर ले सकते हो, इसे स्क्वायर को उधर ले जाऊंगा तो ये रूट आ जाएगा। अब यहाँ पे बच्चा गलती करता है, यहाँ पे स्टार मार्क लिख लेना, ये अच्छी बात है कि तुम अपनी गलती को पहले से लिखते चलो ताकि बाद में गलती ना करो। यहाँ पे बच्चा गलती करता है कि इसका होल स्क्वायर खोल लेता है और फिर t² - 2t + 2 लिख लेता है, ये बहुत गलत है, इससे सवाल सॉल्व भी नहीं हो पाएगा, 4-5 लाइन और लग जाएगा और यहाँ पे अगले लाइन में आंसर आ जाएगा। देखो अब इसको क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, ये बेटा 3 और ये 2, ये तो बचेगा, तो √9 3/2, ये इधर जाएगा तो बताओ क्या होगा, 3t-3। अरे भाई t-1 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 को इधर लाऊंगा इज इक्वल टू 2t, -3 को इधर ले जाओ, 2t को इधर लाओ, तो 3t - 2t t बराबर ये -3 इधर आएगा तो 3 सेकेंड, तो t बराबर 3 सेकेंड आंसर आ गया। और 3 सेकेंड में ये आपसे ऊंचाई पूछा है, तो कुल यात्रा का समय यदि 3 सेकेंड है तो कुल कितना मीटर चलता है 3 सेकेंड में, 45 मीटर। तो ये 45 मीटर आपका क्या आ गया, जवाब आ गया। क्लियर है, आपको समझ आया बहुत अच्छे से। स्क्रीन पॉज करके इसको लिख लीजिए, स्क्रीन पॉज करके इसको आराम से लिखिए। लिख लिया सर। अब आगे देखिए, कुछ ऐसे सवाल जो AIPMT में पूछे गए हैं उसको अपन करने की कोशिश करते। देखो यहाँ पे मान लो एक नल है, बेटा नल है, ये नल, और नल की ऊंचाई है जमीन से धरातल से 5 मीटर। नल की ऊंचाई कितनी है, 5 मीटर ऊंचाई पे नल है, ठीक है ना। यहाँ से नियत समय अंतराल पे पानी की बूंद गिर रहा है, ये देखो पानी की बूंद, ऐसे नियत समय अंतराल पे पानी की बूंद गिर रहा है, ऐसे गिर रहा है पानी की बूंद। तो जब पहला बूंद जमीन पे पहुंचता है तो तीसरा बूंद यहाँ से गिर रहा था, तो दूसरे बूंद का ऊंचाई बताइए जमीन से क्या होगा। AIPMT 2014 नीट IIT AIPMT में इस तरह के सवाल इन नंबर ऑफ टाइम्स पूछे जा चुके हैं। मैं क्या करूं, इन नंबर ऑफ टाइम्स पूछे जा चुके, इन बार बार IIT में, नीट में, एम्स में ऐसे सवाल खूब आते हैं। तो ये मुक्त किया गया वस्तु के केस में, तो पहला केस है मोशन अंडर ग्रेविटी का मुक्त करना, तो यहाँ पे ड्रॉप ही तो हो रहा है, बूंद नियत समय अंतराल से गिर रहा है, नियत समय अंतराल से गिर रहा है। तो पहले कौन गिरेगा, पहला बूंद,
फिर कौन गिरेगा, दूसरा बूंद, फिर कौन गिरेगा, तीसरा बूंद, और नियत समय अंतराल से गिर रहा है। अगर मान लेता हूं कि माना समय अंतराल टी है, समय अंतराल साहब क्या है, टी है, माना कि समय अंतराल टी है। अब देखो सवाल का जो सॉल्यूशन है वो किताबों में कई अलग अलग तरीके से दिया होता है। मैं आपको बिना कैलकुलेशन के सीधा आंसर समझा दूंगा। इसके लिए ज़रूरी है कि आप कंसेप्ट समझें। यहाँ पे देखिए, ये बेटा मान लो कि सबसे पहले कौन बूंद गिरा होगा, टी। इसके कितने देर बाद ये गिरा होगा, टी समय बाद। इसके कितने देर बाद ये गिरा होगा, 2t समय बाद। अरे भाई मान लो जब ये नल था, यहाँ से पहला बूंद गिरा तो पहला बूंद थोड़ा नीचे गया होगा तो उसके t सेकंड बाद दूसरा बूंद गिरा होगा, फिर पहला बूंद यहाँ आया, दूसरा बूंद यहाँ आएगा तो उसके t सेकंड बाद और गिरा होगा, तो यहाँ से t सेकंड बाद, मतलब यहाँ से 2t सेकंड बाद, क्योंकि हर दो बूंद के बीच में जो समय अंतराल है वो t है। अब थोड़ा उल्टा सोचो, मान लो यहाँ पे समय मान लेता हूँ t, तो उससे कितने देर पहले ये गिरा था। अरे इसके गिरने के t समय बाद ये गिर रहा है, तो इससे कितने देर पहले ये गिरा था, t समय बाद। इससे कितने देर पहले ये गिरा था, 2t समय बाद। मतलब इसका समय कितने देर तक गति कर चुका है, 2t। ये कितने देर तक गति कर चुका है, t। यदि कोई वस्तु पहले t सेकंड में x चलता है तो पहले t सेकंड तक ये गति करा, ये 2t सेकंड तक गति करा, तो दूसरे सेकंड में 3x चलेगा, ये टोटल 2x सेकंड में 4x चलेगा, मतलब ये 4x दूरी तय करेगा। तुम्हें नहीं आया समझ। यदि कोई वस्तु मुक्त करता है, विराम तथा नियत त्वरण से गति करता है, किससे गति करता है, विराम तथा नियत त्वरण से गति करता है, तो पहले t सेकंड में अगर x चलता है तो टोटल 2t सेकंड में 4x चलेगा, मतलब ये x प्लस 4x बराबर 5। तो x बराबर हो जाएगा 5, सॉरी 4x बराबर 5 ना बेटा यार, यहां से यहां तक ही तो 4x हो गया। ये मैं बोलता है यहां पे x और ये 3x, तो x प्लस 3x 4x बराबर 5, मतलब x बराबर 5/4। आपको कौन सा निकालना था, तो सेकंड बूंद की ऊंचाई निकालना है। तो सेकंड बूंद की ऊंचाई क्या हो जाएगी, सेकंड बूंद की ऊंचाई हो जाएगी 3s। सेकंड बूंद की ऊंचाई क्या हो जाएगी, 3s। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 15/4, 3.75 मीटर। तुम्हें समझ ही नहीं आया, कोई कैलकुलेशन नहीं है साहब, अच्छे से समझने की कोशिश करो। नियत समय अंतराल पे चल रहा है, तो मान लो कि हर दो बूंद के बीच में समय t का है। यदि मैं मानता हूं यहां पे समय 0 हो रहा है, तो कितने देर पहले चल चुका होगा ना ये, तो t समय के लिए ये चल चुका है, ये 2t समय के लिए चल चुका है। यदि कोई वस्तु पहले t सेकंड में कुछ भी चलता है, x चलता है, चाहे वो कितना भी चले, पहले t सेकंड में अगर x चलता है तो टोटल 2t सेकंड में 4x चलेगा। यदि वो विराम तथा नियत त्वरण से गति प्रारंभ करता है, यदि वो विराम तथा नियत त्वरण से गति प्रारंभ करता है, तो पहले t सेकंड में अगर x चलता है तो टोटल 2t सेकंड में 4x चलेगा। तो x और ये 4x, मतलब टोटल कितना चला 2t सेकंड में 4x, तो 4x बराबर 5, तो x बराबर 1.25। और ऊंचाई सेकंड बूंद का कितना होगा, यहां से यहां तक देख 3x, तो कितना होगा 1.25 मल्टीप्लाई 3.75 मीटर आंसर। स्क्रीन पॉज करके अच्छे से लिखिए इसको। अच्छा साहब और समझाता हूं मैं आपको। दूसरा सवाल देखो, एक बूंद है, सॉरी नल है, बूंद नहीं है नल है, और नियत समय अंतराल पे पानी का बूंद यहां से नीचे गिर रहा है। इसकी जो ऊंचाई है वो 9 मीटर का है। एग्जैक्टली APMT का पूछा हुआ सवाल है, 9 मीटर का ऊंचाई है। वही सवाल है जो मैं आपसे पूछ रहा हूं। देखिए बेटा, अब इसने क्या बोला कि पहला बूंद, दूसरा बूंद, तीसरा बूंद, चौथा बूंद। चलो समझिएगा प्लीज। नियत समय अंतराल के साथ बूंद गिर रहा है, नियत समय अंतराल में बूंद गिर रहा है, नियत समय अंतराल में बूंद गिर रहा है साहब। चलो देखते हैं, नियत समय अंतराल में बूंद गिर रहा है। तो जब पहला बूंद, फर्स्ट बूंद जमीन पे गिरता है, पहला बूंद, उस समय चौथा बूंद नल से निकलने वाला होता है। तो ये हो गया आपका सेकेंड बूंद और ये हो गया थर्ड बूंद। अरे पहले तो पहला ही बूंद गिरेगा ना, और पहला बूंद जैसे ही जमीन पे पहुंच रहा है उसी क्षण पर चौथा बूंद ऊपर से गिर रहा है। तो आपसे पूछ कुछ भी सकता है आपको। मैं एग्जाम में शायद उसने पूछा था कि तीसरे और दूसरे बूंद के बीच में दूरी बताओ। अभी देखो, आम बच्चे के लिए, एक नॉर्मल बच्चे के लिए ये बहुत बढ़िया सवाल हो गया। कैसे?
तो एक नल है जिसकी ऊंचाई 9 मीटर है, नियत समय अंतराल पे बूंद नीचे गिर रहा है, जब पहला बूंद नीचे पहुंचा है या चौथा बूंद नल से टपकने वाला है, जैसे ही चौथा बूंद नल से टपकने वाला है तो पहला बूंद जमीन पर जब पहुंचा है, तो दूसरे तथा तीसरे बूंद के बीच में दूरी बता। मेरी बात सुनना, t इक्वल टू 0 पे मान लो ये पहले चला, तो इसके कितने देर बाद ये चला होगा, t समय बाद, इसके कितने देर बाद ये चला होगा, t समय बाद, इसके कितने देर बाद ये चलने वाला, t समय बाद, मतलब हर बूंद के बीच t समय का गैप है। मैं उल्टा सोचता हूं, मान लो यहां पे समय 0 है, मेरी मर्जी, यहां पे समय 0 है, तो इससे कितने देर पहले ये चल चुका होगा, t समय पहले। अच्छा, ये कितने समय पहले चल चुका होगा, 2t समय पहले, कुल समय यहां से 2t समय, ये कितने समय पहले चल चुका होगा, 3t समय, यहां से 3t समय। मान लो कि कोई वस्तु पहले t टाइम में x चलता है, तो नेक्स्ट t टाइम में 3x चलेगा, ऑड नंबर का रेशियो है, वो एक पहले 1 सेकंड, दूसरे 1 सेकंड, तीसरे 1 सेकंड के लिए तो होता ही है। मैंने आपको समझाया था, कोई भी पहला ले लो समय t, तो पहले t समय में यदि x चलता है तो दूसरे t समय में 3x चलेगा, तीसरे t समय में 5x चलेगा। ये बात समझते हैं आप? तो बताइए 5x, 3x और x कितना हो गया बेटा, 5x, 3x, x मुझे पता है 9x हो गया, लेकिन फिर भी अपन लिख लेते हैं ताकि आपको समझ में आए कैसे लिखा है। 5 3 8 1 9, 9x बराबर 9, मतलब x बराबर 1। और आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है सेकेंड और थर्ड के बीच की दूरी, वो 3x होगी, तो 3x बराबर 3 मीटर आंसर। अब तुमसे जो भी पूछे तुम निकाल सकते हो। तुमसे ये भी पूछ सकता है कि बताओ जमीन से थर्ड बूंद की ऊंचाई कितनी होगी, जमीन से तीसरे बूंद की ऊंचाई, देखो यहां से जमीन से तीसरे बूंद की ऊंचाई, जमीन से थर्ड बूंद की ऊंचाई बताइए क्या होगी, जमीन से थर्ड बूंद की ऊंचाई। तो बात साफ है, 5 3 8x मतलब 8 मीटर। कुछ भी पूछेगा बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, इसमें कोई खास बात नहीं है, बस कंसेप्ट यूज करो। इसका कैलकुलेशन ना, मतलब देखो ये तो मैंने यहां तक सवाल ही लिखा है और मेरा यहां पे आंसर आ चुका है, और आंसर वहां निकालने की जरूरत नहीं, यही देख x 3x 5x मतलब 8x 5 3 8x प्लस x 9x बराबर 9, मतलब ये टोटल दूरी, अरे भाई यहां से यहां तक x है, यहां से यहां तक 3x है और यहां से यहां तक 5x है, तो 5 3 8 1 9x बराबर 9 मतलब x बराबर 1, तो ये 3x मतलब 3 मीटर आंसर। मैंने सवाल बताया और सवाल भी आंसर निकाल दिया, बाहर से कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। और चाहे तो आप ये सवाल नेट पे सर्च करें, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में सर्च करें या किसी भी किताब में सर्च करें, खूब कहानी आपको मिलेगा। कहानी, फिजिक्स कहानी नहीं है, फिजिक्स एक लॉजिक है और वो लॉजिक आपके ये सामने है। समझ में आया बेटा? तो ढंग से इसको समझिए और याद करिए कि यदि कोई वस्तु विराम तथा नियत त्वरण से गति प्रारंभ करता है तो पहले कोई सा भी टी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आधा सेकेंड हो, 0.75 सेकेंड हो, 0.8 सेकेंड हो, 1.8 सेकेंड हो, 1.9 सेकेंड हो, 3.6 सेकेंड हो, कुछ भी हो, वो पहले टी टाइम में अगर x चलता है तो दूसरे टी टाइम में, देखो पहले टी समय तक चला, फिर ये दूसरे टी समय तक चला, अरे भाई यहां से यहां तक 2t समय हुआ, तो दूसरा टी तो यही है ना, इसके बीच का गैप t है ना, तो पहले टी में x चला तो दूसरे टी में 3x चलेगा, तीसरे टी में 5x चलेगा। क्लियर है ये बात? तो कंसेप्ट यूज करके हमने सवाल सॉल्व कर लिया। स्क्रीन पॉज करके लिखिए।